आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पत्ती कहते हैं। भाई नंबर सिस्टम को कंप्लीट रूप से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ। इसके बिना आप नंबर सिस्टम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक समय पर जाकर रुक जाओगे। तो मैं पहले बता दूँ, किसी भी मैथ के अंदर किसी भी संख्या की आप यदि काउंटिंग करते हो तो वह राइट साइड से स्टार्ट होगी, यानी कि इस साइड से इस साइड स्टार्ट होगी। भाई तो पहले इकाई-अंक, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, ऐसे काउंटिंग की जाती है। और जब बोलते हैं तो बोलते हैं 9 अरब 80 करोड़, ऐसे संख्या काउंटिंग की जाती है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इकाई से रिलेटेड आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि इकाई का अंक निकालिए, तो ये स्थानीय मान निकालिए, जातीय मान निकालिए, तो वे क्वेश्चन यहाँ से आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है जाति। जाति को इंग्लिश में बोलते हैं फेस। आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है फेस वैल्यू बताइए, जातीय मान बताइए। तो जातीय मान का मतलब होता है जिस अंक को आप जिस नाम से जानते हो ना, वह उसका जातीय मान होगा। जैसे ये क्या निशान है, इसे आप 7 कहते हैं तो इसे 7 इसका जातीय मान है। इसे क्या कहते हैं, 6, 6 इसका जातीय मान है। इसे क्या बोलेंगे, 5, 5 इसका जातीय मान है। 4 जातीय मान है। 3 को 3 बोलते हैं, इसका जातीय मान है। 2 को 2 बोलते हैं, जातीय मान है। 1 को 1 बोलते हैं, जातीय मान है। यानी कि जिस अंक को जिस नाम से जाना जाता है वह उसका जातीय मान कहलाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक, और हिंदी में बोलते हैं भी जातीय मान। अगला पॉइंट देखो, मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, टॉपिक में आपका डिटेल कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से समझने में आसानी होगी। एक आता है स्थानीय मान, इसे बोलते हैं पैलेस वैल्यू। पैलेस होता है भाई स्थान, यानी कि जिस स्थान पर जो अंक है उसकी वहाँ पर कितनी वैल्यू है, उसे क्या कहा जाएगा। देखो भाई, जो अंक इकाई के स्थान पर होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि 7 जैसे 7 है तो इसकी वैल्यू 7 होगी, यानी वो खुद संख्या होगी। दाएं के स्थान पर होगा तो 6, जैसे 6 को लिखोगे इसके साथ एक जीरो और जुड़ आएगी, ठीक है, तो 10 हो जाएगी। सैकड़े के स्थान पर 100 हो जाएगी, यानी कि जो अंक होगा उसकी इसके साथ गुणा कर लेना। जैसे 1000 है तो 4 की 1000 की 4000 हो जाएगी वैल्यू। इसी के साथ स्थानीय मान निकलते हैं भाई, ठीक है, यानी कि कोई संख्या जिस स्थान पर होगी उसकी उसी के साथ गुणा कर दे। जैसे इकाई का 7 के साथ गुणा की, 7 स्थानीय मान हो गया। दहाई के स्थान पर है तो इसकी गुणा की, 60 स्थानीय मान हो गया। सैकड़ा है तो 5 की 100 के साथ गुणा की तो 500 हो गया। ऐसे गुणा कर लेना और उनका स्थानीय मान निकल आएगा। ठीक, तो ये मैंने पहले आपको बेसिक बताया है। अब करते हैं भाई टाइप। टाइप इंपॉर्टेंट होंगी। सभी क्वेश्चन जितना भी मैथ कराया जाएगा सभी टाइप के आधार पर होगा। पहले मैं आपको हर टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस सेट आपको करनी है घर पे। कोई भी मैथ की बुक उठा लेना, हर एग्जाम उठा लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा आपके पास, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको करवा देंगे कंप्लीट। ठीक है, स्थानीय मान। स्थानीय मान की पहली परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। किसी संख्या को किस स्थान पर शून्य के माध्यम से दिखाना स्थानीय मान कहलाता है भाई। जैसे मैं आपको बता दूं, इकाई का अंक है, इकाई का अंक पहले स्थान पर है, स्थानीय मान होगा 1। आगे दहाई का अंक है, दहाई के अंक में 2 अंक होते हैं और 1 जीरो होती है, तो उसको जीरो के साथ दर्शा दिया तो हो गया 60। सैकड़े में 3 अंक होते हैं लेकिन 2 जीरो होती हैं, तो इसको 500 दर्शा दिया, यानी कि जीरो के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो क्या होगा, स्थानीय मान होगा। इसकी दूसरी परिभाषा और है, वो और देख लेते हैं। जो संख्या क्रम के अनुसार, यानी क्रम में चल रहा है, ऐसे क्रम के अनुसार जिस स्थान पर होती है, स्थान पर होती है, वह संख्या उस स्थान का स्थानीय मान कहलाती है। जैसे इसका इकाई का स्थानीय मान केवल 1 होगा, दहाई का स्थानीय मान 2 अंक होंगे, सैकड़े का स्थानीय मान 3 अंक होंगे, हज़ार का स्थानीय मान 4 अंक होंगे। पहले अंक की गुणा पहले इसके साथ की जाएगी, यानी 1000 के साथ यदि 4 की गुणा करेंगे तो 4000 इसका स्थानीय मान होगा। 10,000 की गुणा है, जैसे 10,000 वाला निकालना है तो 10,000 की गुणा 3 के साथ करेंगे 30,000, 3 का स्थानीय मान होगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहला है, संख्या नंबर 8,935 का स्थानीय मान क्या होगा। इसका उत्तर होगा 5। इकाई के स्थान पर है तो अकेला 5 लिया जाएगा। दाएं के स्थान पर 3 है तो 3 का दाएं के स्थान पर है तो 3 गुणा में दाएं के लिए होता है 10, तो कितना हो जाएगा 30। 9 सैकड़े के स्थान पर है तो 9 गुणा में सैकड़ा होता है 100, तो कितना हो जाएगा 900। 8 हज़ार के स्थान पर तो 8 गुणा में 1000, तो कितना हो जाएगा 8000। तो एक क्वेश्चन ऐसे करना है, स्थानीय मान ये निकलेगा भी आपका। इसको फिर जोड़ देते हैं, जोड़ना होगा तो इतना ही आ जाएगा वापस। ठीक है, अब मैं आपको इसे टेबल में करा देता हूँ। देखो भाई, ये क्रम है, क्रम स्टार्ट होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, इस क्रम में स्टार्ट होता है। संख्या हमने जो ऊपर ले रखी है 8,935, स्थानीय मान निकालना है। देखो इकाई वाले स्थान के लिए लेते थे हम 1, दाई वाले के लिए 10, सैकड़े वाले के लिए 100 और हज़ार के लिए 1000। ठीक है, ये हम ऐसे लेते थे। तो 5 की और 1 की गुणा करेंगे तो 5, 3 की और 10 की गुणा करेंगे तो 30,
सैकड़े के लिए 100 होता है, 9 की 100 गुना करेंगे 900, हज़ार के लिए 1000 होता है, 8 की और 1000 की गुना करेंगे तो 8000। ऐसे भी इसका आप स्थानीय मान निकाल सकते हो। ये पहली टाइप है। यदि किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लेना भाई। कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको नहीं बन रहा है तो वही आप डाउट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 2, जातीय मान। जातीय मान को बोला जाता है भाई फेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू बोला जाता है जिस भी संख्या के अंदर जो अंक होते हैं ना, उन अंकों को जिस नाम से जाना जाता है वह उसका जातीय मान कहलाता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो संख्या वही ली है मैंने जो पहले लिखी थी, संख्या 8935 का जातीय मान निकालिए। क्रम में लिखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। संख्या है 5 3 9 8, ठीक है। तो जातीय मान क्या होगा, जिस संख्या जो 5, इसको क्या बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं तो 5 इसकी जाती है। इसको क्या बोलते हैं 3, तो 3 इसकी जाती है। इसको क्या बोलते हैं 9, 9 इसकी जाती है। इसको क्या बोलते हैं 8, 8 इसकी जाती है, ठीक है। तो जातीय मान और स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता, ज़्यादा क्या पूछेगा, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछेगा। देखो आपको दोनों का पता चल गया स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। देखो भाई कई बार आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर लिखिए। जैसे ये संख्या दे दी, इसका स्थानीय मान बोल देगा कि 9, दी गई संख्या में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर लिखिए। 9 का स्थानीय मान कहाँ हो गया, तीसरे स्थान पर, तो कितना हो गया 900, तो स्थानीय मान हो गया भाई। जातीय मान कितना, जो संख्या है वो उसका जातीय मान है तो कितना हो गया 9। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 891। ये क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना ही आता है, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 3, विभक्ति के नियम, संख्या को भाग देने के नियम। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक। तो ये भी याद रखना जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं, हम करेंगे थोड़ी डिटेल में ताकि आसानी से याद हो जाए। पहले हम तीनों को एक साथ करेंगे, 2 4 और 8। 2 से संख्या कौन कौन सी भाग होगी, 4 से कौन सी संख्या भाग होगी और 8 से कौन सी संख्या भाग होगी। मैंने पहले ये बताया आपको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये संख्या आपको याद रखनी जरूरी है कि इकाई किस साइड है, दाई किस साइड है, सैकड़ा किस साइड और हजार किस साइड आएगा, ठीक है। तो पहला नियम है 2 का। 2 का नियम कहता है कि यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई एक भी है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला है पॉइंट नंबर 2, यानी कि 4 से भाग होने वाली संख्या। 4 को तोड़ा गया है 2 में, जैसे 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा में 2, यानी कि 2 दूनी 4, ये भी तो 4 हुआ ना। यानी कि इकाई और दाई 2 अंक तक जाना हमें यहाँ तक, यानी इकाई और दाई के स्थान पर यदि 2 जीरो हैं या जो इकाई और दाई के स्थान पर जो संख्या बनेगी वह 4 से भाग होती है तो वह संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अगला है 8। 8 को 3 भागों में तोड़ा है, यानी कि हमें 3 अंकों तक जाना है, इकाई, दाई और सैकड़ा। यदि 3 अंकों तक कोई संख्या दे रखी है और इकाई, दाई, सैकड़ा 3 अंक बनेगा ना इससे, यदि उनमें तीनों जीरो हों या तीनों संख्या जो बनेंगी उनमें 8 से पूरी भाग होती हैं तो वह जितनी बड़ी संख्या होगी वह 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारा, यह संख्या लिख रखी है भाई और पूछ रखा है कि यह 2 4 और 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 2 से विभाजित होने का पहले देखो 3 अंक तक देखना हमें, ये देखना है 832 तक। 8 की बात हो रही है तो 3 अंक तक देखेंगे। पहले ये है इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 है। मैंने बताया था 0 2 4 6 8 यदि है संख्या के अंदर लास्ट में इकाई का अंक तो वह 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 से भाग होगी तो इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा यदि इकाई का अंक 2 है तो, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 से विभाजित होने वाली संख्या और 9 से विभाजित होने वाली संख्या। दोनों को एक साथ मैंने इसलिए लिया भाई क्योंकि दोनों संख्याओं में जोड़, अंकों का जो जोड़ है वो करना है और जो जोड़ 3 या 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। पहले 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। संख्या के अंकों का जोड़, कोई संख्या लेनी है जो आपको दी जाएगी, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 9 का है भाई, यदि कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं 352 ले लेना, ठीक है। अब बोल 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, इनका जोड़ कर लेना है सभी का। इन सभी का हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8, 8 और 2 10। 10 3 से भाग होता है, नहीं होता, नहीं होता भाई, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 9 का नियम है भाई। 9 देखो 7 4 2 5 ऐसे जोड़ोगे, 4 5 9, 7 2 9, 9 9 18, 18 9 से भाग होता है तो हाँ, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 7429। पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, अंकों को जोड़ो सभी को और उन्हें 9 से विभाजित करके देख लो, तो वह होती है तो हो जाएगी, नहीं होती है तो नहीं होगी भाई, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देता हूँ। देखो पहला पॉइंट है, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ये 100% सच है। क्यों, देखो 9 के अंदर आते हैं 2 3, 3 गुणा 3
की जो मल्टीपल होती है वो होती है 9, यानी कि जो संख्या 9 से होगी वो 3 से होगी। लेकिन 3 क्या होता है, जो संख्या 3 से होगी क्या वो 9 से होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो होती भी हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि जो 3 से होगी वो 9 से होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, 15 15 3 से पूरी भाग होती है, लेकिन 15 9 से विभाजित नहीं होती। 27 ले लो, 27 9 से भाग होती है, 9 तिया 27, तो यह 3 से विभाजित होगी। समझ में आ गया ना? इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई संख्या दे रखी है और पूछता है क्या 9 से या 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों का योग कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर किया है, इसका योग होगा 30। 30 होती है वो 9 से तो भाग नहीं होती, ठीक है, और 3 से तो विभाजित हो जाती है। तो 30 को हम भाग करके देख लेते हैं। अब देख लेना, 30 को 3 से काटेंगे तो 10 पे कट जाएगी, लेकिन 30 9 से विभाजित नहीं होती। तो यह संख्या जो पूरी संख्या है यह 9 से तो विभाजित नहीं होगी, लेकिन 3 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो बुक है ना, मैथ की कोई बुक ले रहे हो, किसी भी राइटर की है, वहाँ आप लगा के देख लेना, आप क्या हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखो 5 से विभाजित और 10 से कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक या तो 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और 10 में क्या है, इकाई अंक 0 होना चाहिए। देखो आपने 5 का पैड़ा पढ़ा है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, 5 पंजो 25। हर पैड़े में क्या आया, इकाई अंक या तो 5 है या 0 है, या 5 है या 0 है या 5 है, ऐसे ही तो होता है ना। तो इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वही संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अब 10 की काउंटिंग करोगे ना, 10 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 चौके 40। हर बार आपने क्या देखा है कि इकाई अंक 0 है। तो जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0 आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोई संख्या दे रखी है और पूछता है कि यह संख्या 5 या 10 से विभाजित होगी। तो आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, 5। 5 इकाई अंक है तो जी 10 से तो भाग नहीं होगी, क्योंकि 10 में होनी चाहिए 0। तो 5 इकाई अंक है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही, देखो 6 है, इस संख्या के अंदर 0 इकाई अंक है, तो 0 10 से विभाजित होगी, और 0 है तो 5 से भी, तो यह 5 और 10 दोनों से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इन्हें आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं भाई, 6 से विभाजित होने वाली और 7 से विभाजित होने वाली। 6 से विभाजित होने वाली संख्या वो होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। देखो भाई, जो अभाज्य संख्या होती है जिसके बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे, जैसे 2 है, 3 है, जिसका खुद का 1 से भाग हो या फिर खुद स्वयं से भाग हो, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 या तो 1 से भाग होगी या 2 से, 3 या तो 1 से भाग होगी या 3 से। तो दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्याओं की गुणा जब बनती है तो एक नई संख्या निर्माण करती है। वह संख्या तभी भाग होगी जब दोनों संख्याओं से भाग हो जाएगी। जैसे आप 55 लोगे ना, तो 55 से किसी संख्या को भाग करना तो आपको पता होना चाहिए वह 11 से ही भाग होनी चाहिए और 5 से भी। यदि वह इनमें से किसी एक से ही भाग नहीं होगी ना, तो वह 55 से ही भाग नहीं होगी। यही नियम यहीं पर लागू होगा। जो संख्या 6 है, 6 की मल्टीपल होती है 2 गुना 3 की मल्टीपल होती है 6। तो जो संख्या 2 से और 3 दोनों से भाग होगी वह संख्या 6 से भाग होगी भाई, ठीक है। अगली संख्या है 7 से विभाजित होने वाली। 7 से विभाजित होने वाली नियम है भाई, कोई संख्या दे रखी है तो उसका जो इकाई अंक होगा ना, उसको हमने 2 से गुणा करना है और बची हुई संख्या से घटा देना है। यह तब तक करना है जब तक 2 अंकों की संख्या नहीं रह जाती, कोई भी 2 अंकों की या उससे छोटी संख्या नहीं रह जाती। यदि छोटी संख्या 7 जो बचेगी, यदि वो 7 से विभाजित होती है तो जितनी बड़ी संख्या थी वह भी 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, संख्या दे रखी है 986, पूछ रखा है क्या 7 से विभाजित होगी। तो 986 को हम क्या करेंगे, 86 है, 6 दूनी 12, इसका इकाई अंक को 12 कर लेंगे, 2 से गुणा करके 12। 98 से हम 12 को घटाएंगे, जब 98 से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 86। और 86 क्या होती है, 86 7 से विभाजित नहीं होती। 86 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7 बच गया 1, 6 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा भाई, तो 7 से विभाजित नहीं होती। तो पूरी संख्या 986। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन करने, ये संख्या आपको 6 अंकों की मिल सकती है, 5 अंकों के भी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला भाई 11 से विभाजित। 11 से विभाजित होने का नंबर का 1 है। देखो भाई, कोई संख्या दी मिलेगी, जैसे आपको मान लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, ये आपको संख्या दी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक अंक, पहले इनको जोड़ लो। 6 4 10, 10 2 12, पहले हो गए 12। फिर एक जो छोटे था ना, फिर उनको जोड़ लो, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, 5 3 8 1 9 9,
इनको घटा दो। बड़ी संख्या जो सी बड़ी है ना, पहले वाली बड़ी है तो पहले वाली बड़ी में से घटा दो, दूसरी वाली जो जोड़ते हैं उनमें बड़ी है तो उनमें से घटा दो। 12 में से 9 गया 3। जो संख्या ये बचे ना, चाहे तो ये 0 बचनी चाहिए या फिर 11 से भाग होने वाली कोई संख्या बचनी चाहिए, तभी वह संख्या ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, या तो पूरी संख्या 0 बचे यहाँ पे, या फिर 11 का कोई डिजिट, या 11, 22, 33 ये ऐसी कोई संख्या बचनी चाहिए। ठीक है, 121 ऐसे कोई संख्या पर बचेगी तो वह संख्या पूरी संख्या जो अपने पहले दी गई है वह 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला है 12 से विभाजित होने वाली संख्या। देखो 12 बनती है 3 गुणा में 4 से, 6 गुणा में 2 से ही बनती है। आप ऐसे कर लेना, 6 से भाग होने वाली और 6 के बाद फिर 2 से भाग होने वाली, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है 2। यदि दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा कॉमन, क्योंकि 2 से ही भाग होती है, ये भी होती है। लेकिन 3 और 4 एक दूसरे से भाग नहीं होती, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो होता है 1। तो दोनों की जो गुणा है वो होती है 12, यानी कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होगी ना, वह संख्या अपने आप 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 से रिलेटेड हर एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में 11 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कोई संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, जो मैंने कराई है वही। इसके अंकों का योग कितना बना 12। विषम संख्या पहले निकाल ली 1 3 5, जो संख्या है 2 4 60 ये निकाल ली। सम संख्या जो स्थान पर अंक है 5 3 1 ये 9 निकाल ली। बड़ी संख्या कौन सी है 12 बड़ी है, छोटी ये घटा देना, माइनस करनी है, याद रखना। बचता कितना 3। 3 क्या 11 से विभाजित होगा नहीं, कितना होना चाहिए तो 0 या 11 से भाग होने वाली भाई कोई संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये 3 है तो 11 से विभाजित नहीं होगा, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 4, इकाईकांक। इकाईकांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। इकाईकांक आपने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख। तो हमने ये अंक निकालना है पहले वाला कि इकाईकांक क्या होगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, डिजिट की बात करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 9 तक के डिजिट की हम बात करेंगे, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इकाई के अंक पर 9 तक ही आ सकते हैं। यदि 10 आएगा तो फिर वो दाएं के अंक तक चला जाएगा। ठीक है, देखो भाई, यदि किसी संख्या जैसे बोल दिया 7 5 4 और इसकी पावर इसको 3 2 4 कुछ लिख रखा है, जो ये लिखा जाता है ना, इसे या तो घात बोलते हैं, 4 इस संख्या की पूरी की घात, या फिर पावर। ठीक है, शक्ति, इन शब्दों से इसे जाना जाता है, घात, शक्ति, पावर। ठीक है, याद रखना। किसी भी संख्या, कोई मान लो 5 है, यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका उत्तर होगा 1। यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2, कोई मैटर नहीं करता। यदि पावर 0 है तो उत्तर आएगा हमेशा 1। ठीक है, याद रखना। हमारा पहला पॉइंट है 0 1 5 6। मैंने इन चारों डिजिट का एक साथ लिया क्योंकि चारों के लिए एक नियम लागू होता है। इन चारों डिजिट, जैसे कोई संख्या लिख रखी है 5 4 3 2 1, इसकी पावर चाहे कितनी कर दे भाई, कुछ भी लिख दे यहाँ पर 0 को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6, तो उत्तर हमेशा ही का एकांक 1 रहेगा। यदि यहाँ पर 5 होता, कुछ भी ऊपर लिख देता तो 5 उत्तर होता, कुछ पावर लिख देता यहाँ पर 6 होता तो 6 हो जाता, 0 लिखता तो 0 हो जाता। यानी कि इकाई के स्थान पर यदि ये हैं और इनकी पावर कुछ भी कर रखी है 0 को छोड़ के, तो ये सेम आएंगे। 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसी नियम तक चारों डिजिट आपके एक में कंप्लीट हो गए हैं। इस रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किसी भी की पावर यदि 0 है तो 1 ही होगा उसका उत्तर। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह संख्या दे रखी है जिसका एकांक क्या है 0 है, और 0 की पावर कितनी कर रखी है 7894, तो इसका एकांक क्या होगा 0 होगा। 0 की पावर कितनी कर लो 0 रहेगी, 1 की पावर कितनी कर लो एकांक 1 रहेगा, 5 इकाई के स्थान पर है तो उसकी पावर कितने कर लो 5 रहेगी, 6 है तो कितने पावर कर लो 6 रहेगा इकाई का अंक। हम बात कर रहे हैं इकाई के अंक की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यह संख्या दे रखी है इकाई का अंक है 5 और इसकी पावर दे रखी है 86,530। 5 की पावर चाहे कुछ भी निकलो, इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो इकाई का अंक आएगा हमेशा 5। ठीक है, याद रखना भाई। अगला पॉइंट है 4 और 9। 4 और 9 को एक साथ लिया, कारण बताता हूँ। देखो 4 बनता है 2 का स्क्वायर, ठीक, 9 बनता है 3 का स्क्वायर। यदि आपको 4 की पावर 1 3 5 7 9 11 कुछ भी विषम संख्या पावर है तो उसका उत्तर आएगा 4 इकाई का अंक। यदि सम संख्या पावर है 2 है 4 है 6 है 8 है तो उत्तर आएगा 6 इकाई का अंक। ये याद रखना। अब वैसे भी कर लेना, 4 एकम 4, 4 चौके 16,
2 पावर होती है तो 6 आता है, तो इसलिए 6 आ गया। पावर 1 है, 4 एकम है तो 4 आ गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। 9 के लिए भी सेम रूल है। 9 की पावर यदि 1, 3, 5, 7 कोई विषम संख्या है तो 9 की वैल्यू हमेशा 9 आएगी, इकाई का अंक। यदि 9 की पावर सम संख्या आ जाती है, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी आती है सम संख्या, तो पावर हो जाएगी 1। क्योंकि 9 की पावर 1 करते हैं तो आता है 9, 9 की पावर 2 करते हैं तो होता है 81, और 81 में इकाई का अंक होता है 1। तो इसी प्रकार जो सम संख्याओं के लिए यूज होगा 1, और विषम संख्याओं के लिए आएगा 9। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। इसी रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ लिख रखा है 4। 4 की पावर है जो विषम है, पीछे 7 हुआ है तो यार मतलब विषम संख्या है, तो इसका उत्तर कितना होगा 4। इकाई का अंक होगा 4। विषम संख्या के लिए 4 की पावर 1 हो जाएगा 4, और 2 पावर होती तो हो जाता 6। ठीक है, अगला पॉइंट है 2, 3, 7, 8। देखो भाई, इनके हम 10 डिजिट होते हैं, 10 में से हम 6 कर चुके हैं। ये लास्ट 4 डिजिट रहते हैं जिनका इकाई का हम निकालना है। देखो, इनकी कोई संख्या दे रखी है 7, 5, 4, 3 आ जाए, इकाई का अंक 3 दे रखा हो, 2 दे रखा हो यहाँ पर, 7 या 8। इसकी जो भी पावर होगी ना, कुछ भी पावर हो, उसको 4 से भाग कर लेना पावर को, और जो शेषफल बचे ना नीचे, उसे ही इसकी पावर मान लेना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया 23, और इसकी पावर कर दी 23। ठीक है, इकाई का अंक क्या है 3, और पावर है 23। 23 को मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले 23 पावर को 4 से भाग करूँगा, 4 पंजे 20। ठीक, बचा शेष कितना 3। तो जो 3 बचा ना, 3 ये, इसको मैं 23 की पावर मानूंगा। 23 की पावर क्या होगी 3। इसका उत्तर निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इस 23 को भूल जाऊँगा, मैं लिखूँगा सिर्फ 3। इसे मान लूँगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 करूँगा तो 3 की 3 बार गुणा, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आएगा, और 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभी 7। ठीक है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। इसी तरह से आपके क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, यदि किसी संख्या की घात 4 से विभाजित हो जाती है तो उस संख्या की घात 4 माननी होगी। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ आपको, जैसे मान लिया 22 कोई संख्या है, इसकी पावर है 24। ठीक, अब 24 को मैं 4 से भाग करूँगा तो 4 से 24 पूरा कंप्लीट भाग हो जाएगा। 4 से भाग होने पर इसकी पावर में 4 मान लेंगे, यानी कि 2 की पावर कितनी मान लेंगे 4 मान लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार 2 की गुणा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसका उत्तर होगा, और इसमें इकाई का अंक आएगा 6, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, किसी पावर यदि 4 से भाग हो जाती है इन अंकों में, उनका मैंने आपको बता दिया जैसे होगा। इन अंकों में 4 की पावर यदि 4 से भाग हो जाती है तो जो 4 ही उसकी घात आपको मान लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13। कोई संख्या दे रखी है, जैसे दे रखी, इकाई का अंक है 3, इसकी पावर है 435। को इकाई का अंक याद करना आपको क्या होगा, दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है 3, और 3 की पावर है 435। जब 435 को 4 से भाग करते हैं तो 3 शेषफल बचता है, तो हमने 3 की पावर को 3 मान लेना है, बचा हुआ शेषफल ही पावर होगा। निकालना किसका, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक लेंगे 3 है, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 27। ये 9 नहीं आएगा, भी आएगा 27, तो इकाई का अंक हमारा होगा 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई संख्या दे रखी है, पावर है 432, इकाई का अंक है 2, तो 2 जैसे इकाई का अंक आपको पता है, पावर को 4 से भाग करना है। अब 432 और 4 से विभाजित हो जाती है, पूरी भाग हो जाती है, यानी कि पावर आपको क्या माननी पड़ी, शेषफल 0 बचता तो पावर आपको 4 माननी है, तो 2 की पावर होगी भाई 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 16 आ जाएगा, और इकाई का अंक क्या है 16 में 6, तो इस प्रकार इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वो 6 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे पूछे जाते हैं इस तरह से। मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो पहले इक्वेशन लिख रखी है 16 जमा 32 जमा 2 की पावर 6 जमा में संख्या इसकी पावर 8,442 प्लस में 6,789 की पावर 456। इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन पेपर इसी तरह आते हैं, आपको बड़ी संख्या देख के ऐसा मन नहीं करना कि टाइम लगेगा, तो ऐसे लिख लेना 16 है ऐसे लिखो एटीडी, 32 को ऐसे लिखो, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर है 6, तो 4 को क्या करेंगे भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4, शेष बचा 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। 5 की पावर चाहे कितनी भी हो, 5 की पावर 5 ही रहेगी इकाई का अंक। 9 की पावर सम संख्या है तो हम लेंगे 1, और विषम संख्या है तो लेंगे 9। संख्या कितनी है 6, 6 एक सम संख्या है तो उत्तर होगा 1, तो इसके स्थान पर आ जाएगा 1। अब इन सबको जोड़ेंगे 16 जमा 32 जमा 5 4 9 और 1 10। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58, और 58 में इकाई का अंक होता भी 8,
तो इस पूरी इक्वेशन में जो इकाई का अंक निकला वह निकला 8। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगली टाइप है हमारी भाग विधि। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। ये बहुत आसान फार्मूला है, आप बचपन से दूसरी तीसरी क्लास से इस फार्मूले को देखते आ रहे हो और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे आपने एक भाग का निशान देखा होगा, इसमें बीच में होता है भाज्य, भाजक, ये होता है भागफल और ये नीचे होता है जो शेषफल। भाज्य होता है वह संख्या जिसे भाग किया जाता है, यह संख्या जिसे भाग दिया जाएगा भाज्य, जिसके द्वारा भाग दिया जाएगा भाजक। भागफल जो संख्या देने के बाद जो फल मिलता है वो भागफल, और जो संख्या बच जाती है भाग देने के बाद वह शेषफल कहलाती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। संख्याओं से संबंधित प्रश्न करेंगे ना, उसमें क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, यदि उस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो वह क्या शेष बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उन्हें उस संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन है टॉपिक हमारा वहाँ करेंगे, लेकिन ये फार्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 41 को 5 से विभाजित करो। 5 से विभाजित करने आपको चारों चीज़ बतानी है, कौन सी क्या है। ठीक है, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन देगा ना, तो इससे सिंपल नहीं दे सकता। सबसे सिंपल है भाज्य, जिस संख्या भाग करनी है वो 41 भाज्य होगी, जिसके द्वारा भाग करनी है वो होगा 5। जैसे आप लिखोगे 41 5 5 8 40, बच गया शेष 1। ये भाज्य, ये भाज्य, भागफल और ये शेषफल। आपको इसी तरह भाग करना है और ये सभी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, टाइप नंबर 6 है भाई शेषफल याद करना। इसमें क्वेश्चन है किसी संख्या को 117 से भाग देने पर शेषफल 58 बचता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के, इन्हें टाइप में लिया गया है। तो उस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप कोई भी एग्जाम की कोई भी मैथ का बुक लगाओगे ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और बार बार पूछा भी गया भाई। देखो भाई, 117 से भाग देने पर किसी संख्या, मान लो कोई संख्या है x, उसको भाग देना है 117 से, तो 58 शेषफल बचता है। तो पूछ ले कि वह संख्या कौन सी है। यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो संख्या आएगी ये निकालनी है आपको। कैसे, इसको इसमें ऐड कर लोगे ना तो ये संख्या निकल आएगी। ठीक है, और उसको फिर 9 से भाग करोगे ना तो आपका शेषफल बच जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी, शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी, ये आपका हर जगह काम आएगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ, समझ लेना। शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी। देखो भाई, जो ये संख्या है ना, क्या ये 9 से भाग होती है? यदि हाँ तो आप 58 को 9 से भाग कर लेना और जो शेषफल बचेगा वो आपका उत्तर होगा। जैसे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला स्टेप है, क्या 117 9 से भाग होता है? तो हाँ, 9 एकम 9, 9 तिया 27। 9 से जब 117 को काटेंगे तो 13 बचेगा। अगला स्टेप है, यदि हाँ तो 58 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम 58 को 9 से भाग कर लेंगे। यदि पूरा भाग होता है ना 9 से, इस संख्या से, तो पूरा भाग होता है, तो जो बचा हुआ शेषफल है इसको हम 9 से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो 58 को 9 से भाग करेंगे तो 9 छिका 54, तो 4 शेषफल बचेगा भाई। तो इसका उत्तर आएगा 4। ठीक है, यह तभी डायरेक्ट जब ये संख्या जो 117 है ये 9 से भाग होगी। यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, यहाँ पर भी कुछ मिल सकता है, तो याद रखना। अगली टाइप में आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, किसी संख्या को 41 से भाग देने पर 20 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 40 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कई बारी 4 को डायरेक्ट 20 से भाग कर देंगे तो ये तो 0 बच गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले हमें क्या देखना, स्टेप देखना है कि 4 41 को भाग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 4 41 को भाग करेगा नहीं करेगा, कितना शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा, क्योंकि 4 दाई 40, 1 शेषफल बचेगा। तो यानी कि ये भाग नहीं कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी, यानी कि 41 किसी संख्या को भाग करता है तो 20 शेषफल आता है। तो यह संख्या क्या है? यह संख्या है भाई 61। मैंने पहले बोला दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब जो 61 आए ना, इसको 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें संख्या ही तो चाहिए थी ना। उसी संख्या को, यानी कि इसी संख्या को 4 से भाग करना है। कितना आएगा? 4 एकम 4, बच गया 2, उतारा 1 का 4 पंजे 20, तो शेषफल कितना बचा? 1 बच गया, तो उत्तर आएगा भी 1। ये 2 टाइप बताई हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। देखो, आप एक टाइप कर लेते हो कि डायरेक्ट इसको इससे भाग कर देंगे, डायरेक्ट इसको इसके भाग कर देंगे, वो उत्तर नहीं होगा। आप राइट करते हो लेकिन आप भूल जाते हो कि एक इक्वेशन और बनती है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन लगाना भाई, बहुत आसानी से। यदि कोई क्वेश्चन में किसी तरह प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। ठीक है, अगली टाइप है भाई टाइप नंबर 7, संख्याओं का ज्ञान। यदि आप कोई भी मैथ कर रहे हो ना, किसी भी लेवल का, तो आपको संख्याओं ज्ञान होना चाहिए। कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के अंदर आएगा भाई।
काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक रेखाएं सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन संख्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आपसे एग्जाम में कोई भी किसी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको पता लगाना है कि काल्पनिक है, वास्तविक है, नहीं है। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें बोलते हैं भाई इमेजिनरी, यानी कि जिनकी इमेज बनाई जाए, जिनके बारे में सोचा जाए, है नहीं लेकिन सोचते हैं जिनके बारे में। जो संख्याएं आइटा, इसे बोलते हैं भाई आइटा, जिसकी वैल्यू होती है -√1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है भाई को फॉर्म में हो, यानी कि इसकी फॉर्म में जो संख्या है वो कहलाएगी। देखो -2 रूट के अंदर है, -7 रूट के अंदर है, -5 रूट के अंदर है। आइटा 5 का मतलब है कि -5। ठीक है, ये रूट के अंदर। तो ये जो संख्याएं होंगी ना, ये सभी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। आपको याद रखना है कौन सी संख्या काल्पनिक है, कौन सी वास्तविक है, इतना ध्यान रखना बहुत है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, वास्तविक संख्याएं। इन्हें बोलते हैं रियल नंबर। सभी प्रिमेय, प्रिमेय होता है भाई P/Q, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। अप्रिमेय होता है जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वे होती है अप्रिमेय संख्याएं। जितने भी प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं सभी मिलकर रियल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। देखो एग्जाम्पल है √2, √4। √4 है तो इसको जैसे इसका रूट हटे, इसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो इसका रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई भी संख्या यदि पूरी है उसके नीचे 1 लग जाएगा भी ऑटोमेटिक, याद रखना। 4 हो, 6 हो, √3 है। देखो ये क्वेश्चन देख के आपको आता होगा कि माइनस और -√3, ये डायरेक्ट इतना दे रखा है ना, ये माइनस नहीं है ना, तो ये कहलाएगी भाई इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये दे रखा है तो इससे 1 कट जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ये हो जाएगी अप्रिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह के दे रखे हैं भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, प्रिमेय संख्या। प्रिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q की फॉर्म में, यानी कि भिन्न के रूप में। किसी संख्या, देखे 1 दे दिया, यदि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा आपको। 0 दे दिया, 0 के नीचे 1 है, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 ही होती है। किसी संख्या जब 0 के नीचे यदि आप 1 लिखते हो तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन किसी संख्या के नीचे आप 0 लिख दोगे ना तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंडेफिनेट, यानी कि अनंत, इसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखना, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई। जिस संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि बटों में लिखा जाता है जिसको, और जहाँ पर ये Q है ना जो नीचे लिख रखा है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऊपर कोई संख्या है और नीचे 0 है ना तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 0, -1, 2/3 √4 -3, 4/3 22/7, 3.14, 2.44 एक्स्ट्रा। जो भी P/Q की फॉर्म में वो सभी प्रिमेय संख्या कहलाती हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बार बार सरल करना आता है कि संख्या को सरल कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 है। कोई संख्या देखो 1.4444 लगातार ऐसे आ रही है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.4 बार। इस बार का मतलब होता है भाई कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और जो ये संख्या कहलाएगी ना ऐसे बार बार रिपीट होने वाली, यह संख्या प्रिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि आप इसको 1.4 लिख सकते हो, ये एक लिमिट है इसकी। ठीक है, जो संख्या लिमिट में है जिसे काउंट किया जा सकता है वह प्रिमेय संख्या कहलाएगी, ये याद रखना। ठीक, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना आता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1.4 इसके ऊपर बार है, पहले देखना जिस संख्या के ऊपर बार है ना, पहले तो जो पॉइंट से पहले इसको 1 लिख लेना डायरेक्ट, इसका कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है। जिसके ऊपर बार है उसको लिखना, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख लेना। कितने, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, तो कितना आ जाएगा, 1 से 4/9। एग्जाम में उत्तर आपको ऐसे ही मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो आपको खोलना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13/9 ऐसे सोल्व करना है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे। जैसे इस संख्या को मैं मान लूँ 1.4333 ऐसे होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, हम करते हैं इसको 1.43 का बार। अब कैसे क्वेश्चन होता, 1 को हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर रखेंगे पूरी संख्या 43, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर, तो इसके घटाएंगे इसमें से, और जिसके ऊपर बार है उसके 9 की 0, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की। ठीक है, ये हम करेंगे। अब इसमें से घटा दो, 1 सही 43 में ते गया 39/90, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह आपने सोल्व करना। आपके जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप वो कर लेना। सरलीकरण वाला चैप्टर उसमें भी आएगा, भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिख रखा है 0.16 बार। देखो भाई जितनी जो संख्या है डायरेक्ट पहले वो लिखो, 16 लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से वो घटा दो। कितना घटाया, 1,
जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी एक के ऊपर है तो 1 9 लिखो, जितनी ऊपर नहीं है उसके नाम की 0, एक संख्या के ऊपर नहीं है तो इसके नाम की 0। 16 में से 1 गया बचा 15, 15/90, 15 एकम 15, 15 छिका 90, 1/6 इसका उत्तर आ जाएगा। आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अप्रिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं भाई इरेशनल नंबर, यानी जिस संख्या को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या जिस संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता। याद रखना, एग्जाम्पल इसके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको पाई आई 1.12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह जा रहा है ना, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यह अप्रिमेय संख्या कहलाएगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, प्राकृत संख्या, जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो संख्या प्रकृति में है, यानी कोई भी, आप सूर्य बोल रहे हो, सूर्य क्या है, 1 है। आप कभी ये बोला है सूर्य 0 है, ऐसा तो नहीं बोला ना। चंद्रमा 1 है, चंद्रमा बोला कभी 0 है। तो जो संख्या प्रकृति में है तो वो 1 है। आप कोई संख्या बोल रहे हो कि 1 है तो 1 मतलब 100% है, कोई चीज़ है तो वो क्या है, 100% है, ठीक है। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी प्रकृति के अंदर कोई भी चीज़ हुई वो 1 तो है, तो 1 से स्टार्ट होगी भाई, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी, और इसका मतलब होता है भाई इंडिफिनिट, यानी कि अनंत तक चली जाएगी, कितनी भी बना सकते हो, कितनी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं कहलाएगी, जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, पूर्ण संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं भाई होल नंबर। होल के अंदर आपको दिख रहा है, ओ दिख रहा है ना, यानी कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी वह होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। आपको सिर्फ याद रखना है पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि आप जब जोड़ोगे ना, आपसे बोल देगा कि 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो आप क्या करोगे, 5 प्राकृत संख्या जोड़ लोगे। यदि आपको बोल देगा 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले 5 संख्याओं को जोड़ोगे। यदि आपको पता ही नहीं होगा ना कि कौन सी पूर्ण है कौन सी प्राकृत है, तो आप बिचल जाओगे। तो आप प्राकृत को जोड़ोगे तो देखो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 उत्तर आया। लेकिन अब पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे, 4 3 7 2 9 और 1 10 उत्तर आया। डिफरेंस आया ना। यदि आपको पता ही नहीं होगा संख्या कौन कौन सी हैं, तो आप उत्तर गलत कर दोगे, इसलिए संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। इसके कुछ नोट्स मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सभी प्राकृत संख्याएं, देखो ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ देखो, 1 से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी तक, यहाँ भी 1 से इन्फिनिटी तक जाती है ना, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंदर आती हैं, ये बात सच है भाई। अगला पॉइंट है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, ये बात भी सच है, क्योंकि 0 है ना, 0 एक्स्ट्रा आ गई तो ये प्राकृत संख्याओं के अंदर नहीं आती, तो ये बात भी सच है, ठीक है। तो 0 प्राकृत संख्याओं के अंदर नहीं आती, लेकिन प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए डाला गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है भाई पूर्णांक, इंटीजर बोलते हैं इसको, पूर्ण अंक। पूर्णांक होता है भाई पूर्ण प्लस में अंक, यानी कि जो अंक पूरा है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नेगेटिव, इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक, -5 -4 -3 -2 0 भी इसके अंदर आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या, ऐसी कौन सा इंटीजर है जो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो कौन सा है, 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, लेकिन क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक वे होते हैं भाई पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस के होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेगेटिव पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक वे होते हैं भाई जो माइनस के होते हैं, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 0 एक पूर्णांक तो है, लेकिन कोई भी ना तो नेगेटिव है ये ना पॉजिटिव है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, सम संख्या, जिसे बोलते हैं इवन नंबर। जो संख्या 2 से भाग हो जाएगी ना भाई, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी, जिसमें 2 4 6 8 10 इन्फिनिटी तक जाएगी। जो संख्या 2 से भाग नहीं होगी वो भी सम संख्या कहलाएगी, 1 3 5 7 9 11 इन्फिनिटी तक ये जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। जो 2 से भाग हो जाए सम संख्या, 2 से भाग ना हो विषम संख्या, और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, याद कर लेना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, भाज्य संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं भाई कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से भाग होगी, स्वयं से भाग होगी और अन्य संख्या से भी भाग हो जाएगी, अन्य से भी, ये होगी भाज्य संख्या। देखो जैसे 4 है, 4 1 से ही भाग होगा, 4 2 से ही भाग होगा, 4 4 से ही भाग होगा, तो कहलाएगी भाज्य संख्या। यानी कि जो 1 से ही भाग हो, स्वयं से ही भाग हो, अन्य किसी से ही भाग, अन्य कौन आ गया इसमें, 2 आ गया, स्वयं होया 4 और 1 से हो, हर संख्या 1 से भाग हो और स्वयं से भाग तो होगी ही, यदि अन्य से ही भाग हो जाए किसी से तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो भाई 4 6 8 9 10 इन्फिनिटी तक। मैं पहले 100 तक की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 तक की आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, कितनी है।
1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्याएं हैं, ये याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, अभाज्य संख्याएं जिन्हें रूट बोलते हैं भाई। भाज्य संख्या को यौगिक बोलते हैं, अभाज्य को रूट बोलते हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। जो संख्या केवल 1 से और स्वयं से भाग हो और अन्य किसी से भाग न हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। देखो 2 किससे भाग होगी? 1 से और 2 से, 3 1 से और 3 से, 5 1 से और 5 से, 7 1 से और 7 से। तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता देता हूँ। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 74 तो हैं भाज्य, 25 हैं अभाज्य। कितनी होगी? ये होगी 99। और जो 1 होता है ना, 1 वो न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, ये याद रखना। मैं आपको बता दूं 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं ये पूछी गई थी। डायरेक्ट पूछ लेता भी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। ये सभी 25 की 25 संख्या मैंने लिख रखी हैं, ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी देख लेना, ठीक है। पहला पॉइंट है 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 2 एक संख्या है, अकेली सम है जो अभाज्य भी है, यानी कि 2 से संख्या स्टार्ट होती है। 2 क्या है? एक सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, क्योंकि देखो 1 ना भाज्य ना अभाज्य, 2 अभाज्य होगी, 3 अभाज्य होगी, इसके बाद आता 4, तो 4 भाज्य होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 4। इंपॉर्टेंट है। अगली टाइप है टाइप नंबर 8, शून्य यानी जीरो ही संख्या याद निकालना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीरो ही संख्या निकालो, कितनी जीरो आएंगी? तो कोई भी जीरो बनेगी ना तो 2 गुणा में 5 की मल्टीपल से बनेगी, यानी कि 3 और 4 की गुणा करोगे 12 बनेगा, जीरो आएगी। यानी किसी भी संख्या की गुणा करोगे ना तो 12 तभी आएगी जब उसमें 2 और 5 होंगे, अदरवाइज जीरो नहीं आएगी, ठीक है। यानी कोई 2 संख्याएं 2 गुणा 5 की गुणा करेंगे तो ये बनेगी 10 और 10 के साथ आती है 1 जीरो। तो इसी प्रकार निर्माण होता है 1 जीरो का, ठीक है, याद रखना। 2 और 5 का जोड़ा ही 1 जीरो का निर्माण करता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, मैं आपको 3 टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन 3 टाइप से कराऊंगा, और उसी को आप कोई भी टाइप एक टाइप याद कर लेना, हो जाएगा। एक टाइप को उसी भी याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई। देखो कोई संख्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, ये 100 तक गुणा होती है ना लगातार संख्याओं की। एक तो जी लास्ट वाला शब्द होता है ना, लास्ट वाली संख्या होती है, उसे बोलते हैं 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है 100 से पहले जितनी भी संख्याएं हैं उन की लगातार गुणा की गई है 100 तक। इसका मतलब होता है 100 तक गुणा की गई है इससे पहले वाली संख्याओं की लगातार, ठीक है। इसे निकालने का पहला फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर देखो 1 से स्टार्ट हुई 5 तक हम देखते हैं एक बारी। 2 कितनी बार आया? 2 1 बार आया, 2 2 बार आया, यानी कि 2 आ गया 3 बार, लेकिन 5 आया सिर्फ 1 बार। यानी कि 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन हमने तो सबसे कम वाला लेना है क्योंकि जीरो तो कम ही बनेंगी। जीरो तो 2 और 5 की गुणा से ही बनेगी। यदि 2 ज़्यादा है 5 कम है तो जीरो तो कम ही बनेंगी, तो हमने 5 को ही लेना है, 2 से भाग नहीं करना है। ये देख लो भाई, हम क्या करेंगे, पहले 100 लेंगे, 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 0 0, फिर 5 से भाग करेंगे, यहाँ सिर्फ 5 से भाग करना है, 5 चौका 20, 4 से हो गया। ये 5 से 4 से बड़ा है इसलिए आगे भाग नहीं होगा, तो दोनों संख्या बची ना, 20 + 4 कितना हो गया? 24। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी? 24 आएगी। इन सभी की गुणा करोगे ना तो लास्ट में 24 जीरो आएंगी उत्तर में, ठीक है। तो ये जीरो ही निकालनी होती है भाई। ये था पहली टाइप जो आपको डायरेक्ट लिखना है फैक्टोरियल, उसको 5 से भाग करना है, अगली संख्या लिखनी उसको फिर 5 से भाग करना है, और ऐसे जो लास्ट वाली ऊपर वाली छोड़ देना जो फैक्टोरियल है उसको छोड़ के दोनों को जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये 24 जीरो बनेंगी। इसकी सेकंड टाइप है वो कर लेते हैं, देखो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। 24 आ गया भाई। देखो 21वां क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वो मैं पहले लिया था, इसको बोलते हैं 100 फैक्टोरियल, मैंने पहले बताया था 100 फैक्टोरियल। इसके नीचे 5 की पावर लिखनी है। 5 की जो पावर है वह 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 5 की पावर 1 करते तो आता है 5, 5 की 2 पावर 2 करते तो आता है 25, 5 की पावर 3 करते हैं तो आता है 125, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 100 से ऊपर चला जाता है, तो इसलिए ये पावर 5 की पावर नहीं लेंगे, 5 की पावर 2 तक लेंगे। तो क्या करेंगे, 100 बाई में 5 की पावर 1 प्लस में प्लस का निशान लगाना है, 100 बाई में 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 125 हो जाएगा, 5 की पावर 3 जो 100 से ज़्यादा चली जाएगी इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है।
5 की पावर 1 करी 100 की तो 5 आ गया, 5 की पावर 2 करी 100 के नीचे तो 25 आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 20, 25 चौका 100, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। ये भी आपका उत्तर आएगा। ये सेकंड टाइप थी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया गया। अब देखते हैं लास्ट टाइप। ठीक है, क्वेश्चन वही है 21वां। ठीक है, पहले देखो 100 है, 100 को करते हैं 5 से भाग, कितना आएगा 20। ठीक है, ये 20 आ गया। अब 20 को करते हैं 5 से भाग, कितना आएगा 4। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 24। उत्तर क्या होगा 24। ठीक है, ये पहली टाइप थी ना, उस प्रकार सिमिलर है। बस इसमें ये देखना है 100 को छोड़ दिया ये। ठीक है, तो 100 था, 100 को 5 से भाग किया आया 20। अब जो 20 बचा है इसको 5 से भाग किया बचा 4। अब जो यहाँ पर आए दोनों को जोड़ लो तो आपकी जीरो की संख्या आ जाएगी। ये क्वेश्चन इसी टाइप का था। तीनों टाइप समझ में आ गई होंगी। किसी भी पेपर में तीनों टाइप से बार क्वेश्चन नहीं आता, इन्हें कर लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वे कर लेते हैं। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो भाई, कोई संख्या है 1 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में जो भी है 199 तक गई है। ठीक है, यानी कि सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं के अंदर 2 नहीं आता और 2 के बिना जीरो बनेगी नहीं। 2 की 5 घात गुना जब भी तो जीरो बनेगी। तो 2 या 2 का कोई भी गुणन यानी 2 4 6 8 10 12 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए जीरो की संख्या जीरो होगी, कोई भी जीरो नहीं बनेगी। ये याद रखना। अगला पॉइंट है 23 क्वेश्चन है। 2 4 6 8 10 12 14 16 ये 200 तक जाती है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से आएंगे और लास्ट में चला जाएगा 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, 2 कॉमन निकालने के बाद आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 से कट गया 1 आ गया, 4 को 2 से काटा 2 आ गया, 6 को 2 से काटा 3 आ गया। ठीक है ना, ऐसे 200 को 2 से काटोगे 100 आ गया। 2 को काट दिया हमने कॉमन बाहर। अब 2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर संख्या बच गई ये हम पहले ही कर चुके हैं भाई। पहले जो क्वेश्चन किया उसमें कितनी आई थी जीरो, 24 जीरो निकली थी। हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर। 24 ये आ गई और 2 ये है। जीरो की पावर 24 निकाल ली हमने, 24 जीरो आ गई, मतलब 2 की पावर 1 है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है। यदि 5 की पावर भी 1 होती ना तो हम इसके अंदर 1 जीरो और ऐड हो जाती भाई। ठीक है, लेकिन अब तो 2 की पावर 1 है, अकेला 2 जीरो नहीं बनाएगा, तो उत्तर आएगा भाई अकेला 24। जीरो की पावर 24 आ जाएगी। ठीक है, 2 की गुणा मत करना क्योंकि 2 की पावर 1 है। 5 की पावर भी 1 होती ना तो फिर ये 1 जीरो और बनाते और 24 के अंदर 1 जीरो और ऐड हो जाती है तो 25 हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 की पावर 1 है और जीरो की पावर 24 है, तो उत्तर आएगा 24। जीरो ही निकालनी है तो उत्तर 24 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है भाई। 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर तक ऐसे गया है। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें स्क्वायर कॉमन है, तो हम स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे सभी को। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 ये हो जाएगा 200 तक। तो 200 तक की संख्याएं जीरो निकाल लेंगे। 200 के अंदर जीरो निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 200 को पाएंगे 5 से भाग, 5 चौका 20, 5 जीरो जीरो, फिर 5 से करेंगे 5 अठे 40, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, शेष बचता उसको छोड़ दो। तो इन्हीं को काउंट करेंगे, कितना आएगा 40 48 और 1 49। तो 200 तक की संख्याओं में 49 जीरो आएंगी। अब हमने क्या कर रखा है, जीरो की पावर 49 यानी 49 जीरो, इसका स्क्वायर करना है। 49 दूनी 98, तो जीरो की पावर 98 यानी कि 98 जीरो हो जाएंगी। ऐसा करेंगे तो ठीक है, ये मैंने दूसरे तरीके से बता रखा है। पहले 200 को 5 से भाग करा 40 आया, फिर 40 को 5 से भाग करा फिर 8 आया, 8 को फिर 5 से भाग करा फिर 1 आया। शेषफल का कोई महत्व नहीं है, ये मत लेना। ठीक है, फिर इन सबको ऐड कर लिया, 40 48 और 1 49, 49 उत्तर आ गया। 49 का हमने स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लिया हमने पहले। तो जीरो की पावर 49 की गुणा में 2, 49 गुणा हो जाएगी ना ऐसे मल्टीपल, तो जीरो की पावर 98, तो 98 शून्य जीरो आएंगी। ठीक है, टाइप नंबर 9 है। अगली टाइप है भाई, बाइनरी नंबर से दशमलव में बदलना। बाइनरी नंबर के अंदर जीरो और 1 को दर्शाया जाता है। देखो ये संख्या है 0 1 0 1 0 जो भी है ना, इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं और यहाँ पर 2 लिखा जाता है। बाइनरी नंबर के लिए क्या लिखा जाता है, 2 नीचे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर में से, देखो बाइनरी नंबर है, दशमलव में बदलना है, यानी कोई संख्या बनानी है इसकी। ठीक है, और संख्या को बनाते हैं ना जब दशमलव में, तो इसके नीचे 10 लिखते हैं भाई, याद रखना। बाइनरी नंबर बनाते समय याद रखना हमने 2 की पावर को ध्यान में रखना है। 2 से ही भाग होगा और 2 की पावर ही माननी होगी। देखो ये संख्या लिख रखी है 1 0 1 0 1। ठीक है,
तो इस टाइप की जो संख्या होगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर, देखो पहले वाले स्थान पर 2 की पावर 0, दूसरे वाले 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, आगे होता कुछ तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ऐसे लेते भाई। स्टार्टिंग करनी है 2 की पावर 0 से, ठीक है। और इस टाइप से इकाई वाले स्थान से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर यदि 0, 0 की पावर भी 0 तो उत्तर आएगा 1। 2 की पावर 1 है तो उत्तर आएगा 2। 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4, 4 उत्तर आएगा। 2 की पावर 3 है तो 2 की 3 बार गुणा 8 आएगा। 2 की पावर 4 है तो 2 की 4 बार गुणा 16 आएगा। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो उत्तर आएगा 31। उत्तर आएगा भाई 31। इसको दशमलव में करेंगे, ठीक है, तो ये दशमलव के अंदर आ जाएगा 31, ये पावर दशमलव, ठीक है। ये ऐसे आएगा। अगला आता है दशमलव से बाइनरी संख्या में बदलो। मैंने बोला यहाँ पर 5 का कोई महत्व नहीं है, हमने पहले 5 किया था। यहाँ पर महत्व है 2 का, 2 को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है 55 दशमलव, इसको हमने बाइनरी में बदलना है। बाइनरी में बदलना नियम है 55 को बार बार 2 से भाग करते जाओ, इस साइड लिखते जाओ शेषफल, जो शेष बचता है 55 को भाग करने पर क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा। ऐसे इस साइड शेषफल लिखते जाओ, इस साइड जो उत्तर आएगा वो लिखते जाओ, भागफल इस साइड, यहाँ पर शेषफल, ऐसे लिखना है। देखो भाई 55 है, 55 को 2 से भाग कराया 27 आया, शेषफल बचा 1। 27 को 13 पर भाग किया, एक शेषफल बचा। 13 को 2 से भाग कराया 6 पर भाग हो गया, एक शेषफल बचा। 6 को 2 से भाग कराया 3 भागफल आया, 0 शेषफल बचा, यानी कि 2 से 6 कट जाएगा ना तो 0 शेषफल बचा। 3 को जब 2 से भाग कराया तो एक शेषफल बचा, ठीक है ना, क्योंकि 3 को 2 से भाग करेंगे तो एक शेषफल बचेगा और ये पूरा भाग हो जाएगा। 3 एकम, यहाँ पर भागफल 1 और शेषफल भी 1। काउंटिंग कैसे करते हैं, काउंटिंग करते हैं नीचे से ऊपर, पहले लेंगे नीचे से 1 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 1, ठीक है, और इसे बोल देंगे बाइनरी नंबर। ऐसे निकलेगा भाई बाइनरी नंबर। पूछा गया, देखो सभी एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन जो एग्जाम थोड़ा टफ होगा ना उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, आपको याद होना चाहिए। सिंपल है, छोटे छोटे फार्मूले हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन आपके बुक में है तो लगा लेना, डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है पूछ लेना भाई, ठीक है। ये इसका उत्तर है भाई, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो 10 टाइप हैं वे हो चुकी हैं। टाइप नंबर 11 भाई, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो कोई वैल्यू मिल जाए आपको एक्स, इस टाइप की कोई वैल्यू मिलती है, कोई क्वेश्चन मिलती है। देखो पहले तो इसमें जमा या घटा का कोई निशान नहीं है, याद रखना। फिर यदि निशान नहीं होता तो गुणा का निशान होता है, यानी कि गुणा में एक दूसरे मल्टीपल में है और ये रूट में है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है डायरेक्ट। अब इस फार्मूले को देख लीजिए, यही फार्मूला मैंने आपको बताया है, एक्स की पावर 2 - n बाई में 2 की पावर n। ये फार्मूला याद रखना। एग्जाम में इससे रिलेटेड भाई बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी एग्जाम लगा के देख लो मैथ का, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। जो n है जो इसमें दे रखा है, x तो ये होगा भाई, जो वैल्यू दी होगी 2 3 2 जो बार बार रिपीट होगा वो x होगा। n होगा, n का मतलब है कि x कितनी बार पूछा गया है, ये n कहलाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 है भाई। देखो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो x की वैल्यू है वो है 2 और जो n की वैल्यू है वो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, ये n की वैल्यू है, ठीक है। तो हम करेंगे, देखो 2 है, 2 लिखा x की जगह पे और 2 की पावर n करनी है। n की वैल्यू कितनी आई, 5, 2 की पावर n यानी कि 2 की 5 माइनस 1 बाई में 2 की 5, 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, उसमें से करना है माइनस 1 बाई में 2 की पावर 5 यानी 32, तो 2 की पावर कितनी आई 31 बाई 32, ठीक है। अगला टाइप कर लेते हैं, टाइप नंबर 12। देखो भाई ये रूट होता है भाई, रूट की वैल्यू होती है 1/2। किसी x लिख दिया, x की 1 है तो x की पावर होगी 1/2 और यदि x के यहाँ रूट के यहाँ पर 2 लिख रखा है तो ये होगी रूट, ठीक है। लेकिन यदि रूट के यहाँ पर 3 लिख दिया जाए तो जो पहला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और दोनों को एक तरीके से नहीं निकाल सकते, इसके लिए अलग फार्मूला है। देखो n का मतलब अभी कितनी बार आई संख्या, 1 2 3 4 5, 5 बार तक हमने लेनी है। लेकिन 3 की पावर 0 लेंगे ना तो 5 बार तक लेनी है, तो 3 की पावर 4 तक ही चलेंगे, ठीक है। 3 की पावर 1 2 3 करके 3 की पावर 4 तक चलेंगे, यानी कि 3 की पावर 5, ये 5 बार होनी चाहिए जब 3 की पावर 4 तक चलेगा। आपको ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है x, जो दे रखा है x की पावर 3 क्योंकि देखो क्यूब ले रखा है, यहाँ पर 3 ले रखा है इसलिए 3 की, और इस सारे की पावर n क्योंकि कितनी बार आया है ये n की, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। 3 की पावर को चलाना है कितना, जितनी पावर 1 2 3 4 5,
5 अंकों तक लेके जाना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है? 3 की पावर 0 से। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। 4 तक क्यों जाएगा? क्योंकि 5 ही अंक हैं, 5 ही लेने हैं हमने। स्टार्टिंग 0 से होगी, इसी कारण 3 की पावर 4 तक चलेगा। ठीक है। नीचे x लेना है। x की पावर 3 क्योंकि 3 दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है, इसलिए 3 की n इंटू में n क्यों किया? क्योंकि कितनी बार आया है, n की संख्या हुई कितनी बार आया है x, 1 2 3 4 5, तो n की पावर ये होगी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है भैया। ठीक है। देखो भाई ये इक्वेशन दे रखी है 2, इसकी √3, 2√3, 2√3, ऐसे इक्वेशन आपने देखी होगी। यहाँ मल्टीपल है, पहले क्वेश्चन में मल्टीपल था, याद रखना। जब इस तरह क्वेश्चन हो तो देख लेना कई बार आया है रूट, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो हमने 3 की पावर को भी 5 बार लिखना है। 5 बार लिखेंगे, 3 की पावर को 0 स्टार्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगी 3 की पावर 4 तक, ये याद रखना। तो हमने ये अपर जमा के निशान में लिखना प्लस में, और नीचे लिखना भाई 2, एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर 3 करेंगे, और आया कितनी बार है, कितनी बार आया है वो n कहलाएगा, 1 2 3 4 और 5, तो n कहलाएगा। ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे। देखो 3 की पावर 0 क्या होती है? 1। किसी भी की भी पावर 0 कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा, चाहे 0 की पावर 0 कर दो तो क्या होगा? 1 होगा, याद रखना। 3 की पावर 1 होगी 3, 3 की पावर 2 9 कहलाएगी, 3 की पावर 3 27 होगा, 3 की पावर 4 81। 3 की पावर 4 का मतलब है 4 बार 3 की गुणा। ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं 2, 15 क्यों गया? क्योंकि 3 और 5 ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, पावर वैसे मल्टीपल घानांत और करनी करेंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा, इन दोनों की मल्टीपल होगी तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 15। 2 की पावर 15 करोगे, नहीं 15 बार 2 की मल्टीपल करोगे तो 32,768 आएगा, और इन सबको ऐड करोगे तो 121 आएगा। ये आपका उत्तर होगा, ये याद रखना। ये फार्मूला बेस है और पूछे गए क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना थोड़ा। ठीक है। चलिए अगली टाइप कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे भाई, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में नहीं मिला होगा या आपने नहीं देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, बहुत बेसिक हैं, बेसिक तरीके से कराए गए ताकि जल्दी आसानी से याद हो जाएं। टाइप नंबर 13 भाई। देखो कोई संख्या है ऐसे दे रखी है और इन्फिनिटी है, उसमें कहते हैं कि लिमिट थी, वो 5 नंबर तक 4 नंबर तक जाकर खत्म हो रही थी, लेकिन इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है, आपको नहीं पता कहाँ तक। तो उत्तर होगा जो संख्या दे रखी है, डायरेक्ट उत्तर लगा देना, जैसे इसका उत्तर लगा दिया ए। ठीक है। इसका क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें टाइप किए हमने 13 नंबर टाइप है। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी तो जा रहा है, कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, प्लस माइनस का कोई निशान नहीं है, सभी गुणा में है, तो उत्तर आएगा डायरेक्ट 2। याद रखना 3 होता 3, 5 होता 5, 9 होता 9, 7 होता 2, इन्फिनिटी तो जा रहा है तो सेम उत्तर आएगा, याद रखना। ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 14। देखो भाई कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, जैसे ए के स्थान पर कोई अंक मिलेगा, 2 हो या 3 हो या 4 हो या कोई भी अंक, कोई बड़ी संख्या मिल सकती है, और इसका पावर होगी m कर देगा, और x इसका जैसे तीर हो गया क्यूब, आगे 3 की 4 हो गया, आगे √5 हो गया, ऐसे कर देगा। ऐसे आएगा तो इन रूटों की आपस में गुणा हो जाएगी। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, जो इस साइड वाले हैं ना इनके ऊपर गुणा, बटे में इस साइड वाले हैं ना इनके नीचे गुणा, और ये सारी ए की पावर हो जाएंगी। ठीक है। यानी कि ए का पावर क्या होगी? m इंटू एन इंटू ओ इंटू पी बटे में x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन फार्मूला बेस से है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे मैं रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ, यदि आपको किसी पेपर में ये मिले तो आप पूछ लेना, बुक में मिले तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछ लेना। ठीक है। देखो भाई ये इक्वेशन दे रखी है, जहाँ पर ए था वहाँ पर 2 लिख रखा है, तो 2 ऐसे रखोगे, जो इस साइड वाले ही इनको एक साथ गुणा करोगे ऊपर रखे, जो इस साइड वाले ही इनकी भी एक साथ गुणा करोगे बटे में करके, ये सभी 2 की पावर है दोनों। ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 4 से 4, क्या बच गया 5, तो 2 की पावर कितनी आई? 5। आंसर आया 2 की पावर 5, यानी कि 2 को 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आंसर आया 32 भाई। ठीक है। इस टाइप के बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लेना भाई, बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल बेस है, वैसे आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। अगली टाइप है भाई टाइप नंबर 15। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है। देखो x इन्फिनिटी तो जा रहा है, लेकिन x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, यहाँ पर x माइनस भी होगा भाई। अगली टाइप माइनस की है। देखो कोई भी संख्या है यहाँ पे, उसको आपको गुणनखंड कर लेने हैं, सहभाज्य, जहाँ पर मैंने अभाज्य लिख रखा है ना, ये मिस प्रिंट है, आपको लिखना है यहाँ पर सहभाज्य। सहभाज्य वे संख्या होती हैं जिन दो संख्याओं में HCF 1 होता है भाई, यानी कि साथ जो अंक होगा जो उन दोनों को डिवाइड करे वो सिर्फ एक ही होगा, इनके अलावा नहीं होगा।
तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या आएगी जिसके दो सहअभाज्य गुणनखंड बनेंगे। उनमें यदि प्लस का निशान है तो आपको उत्तर लगाना उनमें से बड़ा अंक, यदि छोटा माइनस का निशान है तो आप में जो छोटा अंक होगा वो लगाना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है भाई। देखो भाई ये इक्वेशन दे रखी है, देखो 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस, ये रूट में है सारे, 42 प्लस रूट स्क्वायर। तो देखो भाई ये संख्या ना इन्फिनिटी तक जा रही है और प्लस का निशान है, प्लस का निशान है तो 42 को दो टुकड़ों में तोड़ो जिसमें दो संख्याएं सहअभाज्यों, क्या हूँ सहअभाज्यों, 6 और 7 दोनों गुणा करोगे 6 सत्ते 42, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ HCF 1, इन दोनों में कोई भी अन्य कॉमन नहीं है। तो 6 सत्ते 42, तो क्या हो जाएगा भाई 6 और 7 दो अंक आ जाएंगे। अब देखो निशान किस चीज़ का है, प्लस का, प्लस का निशान है तो उत्तर आएगा बड़ा अंक। यदि यहाँ पर माइनस होता तो आता उत्तर छोटा अंक, प्लस के निशान के कारण उत्तर बड़ा अंक होगा, तो आंसर आ गया आपका 7। ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन उलझाता है भाई और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना भी, साथ में कमेंट सेक्शन में दे रखा है वहाँ पूछ लेना। ठीक है, अगली भाई टाइप नंबर 16। देखो मैंने वहाँ बताया था वहाँ प्लस का निशान था, यहाँ आ गया माइनस का, क्वेश्चन सेम है लेकिन निशान चेंज हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, वैसे ही सहभाज्य गुणनखंड करने हैं, दो टुकड़ों में बांटना है संख्या को जहाँ पर दी होगी x के स्थान पर, और उनमें जो छोटा निशान है माइनस का है तो छोटा जो अंक होगा वो उत्तर होगा, प्लस का निशान है तो बड़ा अंक होगा उत्तर होगा। ठीक है, इसमें दे रखा है माइनस के निशान के कारण इसका उत्तर छोटा अंक होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है। देखो भाई 63 माइनस 63 माइनस, ये माइनस का निशान है। ठीक है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपको देखना है सारे में वर्गमूल है। तो देखो 63 को दो सहअभाज्य गुणनखंडों में बांटना है, बांटा 7 और 9, इनमें HCF क्या है 1। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है, तो 7 निम 63 गुणा होगी कितनी आएगी 63। अब निशान है माइनस का, माइनस के लिए लेंगे छोटा अंक, उत्तर आएगा 7, माइनस के कारण इसका छोटा अंक होगा उत्तर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा भाई, जो ये दे रखी ना डायरेक्ट मिलेगा, आपको सिर्फ माइंड का थोड़ा यूज करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 17, इसको देख लेते हैं भाई। देखो भाई अगले टाइप में देखो यहाँ पर सेम इक्वेशन आपको दिख रही होगी जैसे आपने पहले देखा, लेकिन यहाँ चेंज क्या हो गया, जो x की वैल्यू होगी ना वो आपकी अभाज्य गुणनखंडों में नहीं बटेगी। जैसे 5 है, 5 को कैसे बांटोगे, 1 या 5 बांट सकते हो, लेकिन 1 तो खुद भी अभाज्य और अभाज्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 हुई, 2 हुई, 7 हुई, 11 हुई, ऐसी संख्या ही आ जाए जिसको आप बांट नहीं सकते, तो इसके लिए फार्मूला भाई। ठीक, ये फार्मूला है प्लस के निशान के लिए, प्लस का निशान है तो आप ये फार्मूला लगाओगे 1 प्लस रूट 1 प्लस 4, ए की वैल्यू होगी जो ये x है ना, ये ए की वैल्यू होगी भाई। ठीक है, और बाई में 2, 4a, यहाँ पर बाई में 2, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना है। माइनस के लिए भी आपको ये फार्मूला याद रखना है, प्लस का निशान है तो आपका डायरेक्ट आएगा ये फार्मूला, माइनस का निशान है तो एक को माइनस कर लेना भाई, बस इतना ही चेंज है पूरे फार्मूले में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 33 है भाई। देखो भाई इक्वेशन दे रखी है 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कोई संख्या दे रखी है तो फार्मूला हमने लगाना था 1 प्लस 4a प्लस 1 को आगे कर लो पीछे कर लो कोई बात नहीं है, बाई 2, ये फार्मूला है। तो हमने लेना पहले 1, प्लस का निशान है तो प्लस का 1 लेंगे, माइनस का तो माइनस का 1 लेंगे, प्लस ये रूट कर लेना है, 1 प्लस का रखना है प्लस 4 रखना है, 4a की वैल्यू कितनी है 1 3, जो ये 3 है ये a कहलाएगा, यहाँ पर 5 आता तो वो a कहलाएगा। ठीक है, तो गुणा में 3 बाई में 2, ये आएगी इक्वेशन, ये 4 3 12 और 1 13, 13 रूट प्लस 1 बाई 2। अब देखना जो 13 ना, आपको 13 से पहले कौन सा स्क्वायर रूट आता है 9, और 13 के बाद आता है भाई 16, आपको ये दोनों लेने हैं, ये छोड़ देना है। इसी क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, आपने कई बार देखा होगा x की वैल्यू 3 से बड़ी है 5 से छोटी है, ऐसा क्वेश्चन पूछता ना तो वो इसी तरह के रेंज के क्वेश्चन कहलाते हैं भाई, और इसी तरह के पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ना यहाँ पर 9 रूट ले लेना है, 13 से नीचे कौन सा है ये, और 13 से ऊपर जाएंगे तो 16, ये इनको एक ऊपर एक नीचे वाले अंक को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई 1 प्लस में 9 रूट बाई 2, एक क्वेश्चन ये बनाई हमने, एक बनाई 1 प्लस में 16 रूट बाई 2, क्योंकि 13 रूट इन दोनों के बीच में आता है, और वो प्रॉपर जो स्क्वायर है वो 9 3 का है और ये 4 का है, और दोनों ही इसके बीच में 13 रूट आता है। ठीक है, तो ये लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लेना है।
अब देखो भाई 1 प्लस में 9 रूट किसका है 3 का, 3 अरे कितना होगा 4, 4 बाई में 2, 2 से 2 काटोगे तो कितना आ गया 2। 1 प्लस में 16 किसका आया 4 का, 4 अरे कितना है 5, 5 बटे में 2, ढाई, 5 को 2 से काटोगे तो ढाई आ जाएगा। उत्तर क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी वो 2 से तो बड़ी होगी और ढाई से छोटी होगी। ये रेंज भी कहते हैं भाई, इसको रेंज भी कहते हैं इसको। यही आपके ऑप्शन में दिया मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेना, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना भाई, ठीक है। चलिए अगले टाइप पे, ये टाइप नंबर 18 भाई, ठीक है। सेम वही टाइप है, सिर्फ निशान बदल जाएगा। माइनस का निशान है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, वहाँ पर प्लस का 1 था, ठीक है। वहाँ प्लस का 1 था, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और सेम फार्मूला है। आपको कुछ ही चेंजेस करने पड़ेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन कुछ चेंजेस नहीं कर पाए तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। देखो भाई सेम मैंने वही लिया है, वही हेडलाइनिंग है, सिर्फ निशान चेंज किया ताकि समझने में आसानी हो उसके कितना फर्क पड़ेगा। तो माइनस का निशान है तो -1, वही 4a इंटू, ठीक है। सेम चीज़ लिए -1 प्लस √13 2, एक 13 से कम लेना है, एक 13 से ज़्यादा लेना है। यदि 13 आया है तो 15 आता तो 15 से कम एक नीचे, 27 आता तो 27 से कम एक नीचे, 27 पूरा हो रहा है तो कुछ नहीं लेते भाई, डायरेक्ट ले लेते, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखो भाई -1 13 था तो 9√2, यहाँ पर भी एक दूसरी इक्वेशन -1 प्लस में 16/2, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको करते हैं सोल्व, ठीक। -1 प्लस में 3, स्क्वायर रूट उठाएंगे यानी कि इसका 3 का, तो -1 प्लस 3 तो कितना आएगा 2 उत्तर आएगा भाई। तो 2 बाई में 2, इससे एक कटे कितना आया 1, ये सोल्व होगी। अब -1 प्लस में 16 किसका 4 का, तो इसमें घटा 3 और 3 बाई में 2, इसको इससे काटेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जो x की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी और 1.5 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा भाई। अगले टाइप है टाइप नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 35। मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना भाई। देखो भाई 1/3 जो पॉइंट लगा रखा है ना, इसकी मतलब वो 5 1 बाई 3 इंटू 5 पॉइंट लग रहा है बीच में, 3 इंटू 5 है ये, ठीक है। 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11, 11 30, 30 इंटू 15। इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको आता है तो पहले इनका डिफरेंस देखो, 1/3 इंटू 1/5 है ये, तो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है 1/2 का, तो 1/2 बाहर निकाल लेना। देखो ये निकाल रखा है यहाँ पे। अब क्या करना है, प्लस का निशान है तो याद रखना सभी क्वेश्चन बहुत बारीकी से, बहुत ट्रिक से कराए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। बस आपको थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखो भाई फिर आगे क्या करना है, ब्रैकेट शुरू, पहली संख्या 1 पॉइंट, पहली संख्या 1/3, दूसरी संख्या आपको लेनी नहीं है, आपको लेना है पहली से लास्ट वाली। लास्ट वाली क्या बनेगी 1/15, इन दोनों को माइनस कर लेना। 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/15, ठीक है। आगे करेंगे 1/2, अब इनका लेंगे दोनों का लघुत्तम, कितना आएगा 15, 3 पंजे 5, 5 यहाँ पर 1 की गुणा हुई तो 5 आएगा, 15 एकम 15 तो 1 आएगा, ठीक। समझ में आया। 1/2 यहाँ पर लिखा, 5 में से 1 गया 4 लिखा और ये 15 नीचे है। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2/15, ये इसका उत्तर आ जाएगा भाई। बहुत सिंपल तरीके से एक बार फिर बता देता हूँ। देखो डिफरेंस कितना 2 का, ऊपर है 1 तो 1/2 हो गया। 3 का डिफरेंस होता तो 3 लेते, 5 का डिफरेंस होता 5 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर फर्स्ट और फिर लास्ट, प्लस का निशान है तो दोनों का डिफरेंस कर लेना है और मल्टीपल में रखना है। इसको सोल्व कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। इसकी एक सेकेंड ट्रिक और है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो आगे देखो भाई, ये सेम इक्वेशन है जो पहले दे रखी थी, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करना है, इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर। टोटल नंबर मैंने कितनी बार संख्या आई है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आई है, तो ये टोटल नंबर यानी कि 6। फिर आएगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर होगा 3 और लास्ट नंबर आएगा 15। फर्स्ट नंबर 3 और लास्ट नंबर 15, दोनों की मल्टीपल तो 3 इंटू 15, ठीक है। इनको अब काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 2/15। तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो, आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 20 भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह इक्वेशन दे रखी हूँ, 1 बाई में 1 पॉइंट का मतलब होता है पर इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 इंटू 7, और इसी तरह की इक्वेशन चली। n का मतलब होता है कोई संख्या n, अगली संख्या उससे आएगी उससे एक बड़ी होगी, यानी कि n+1। जैसे यहाँ पर 5 है n होगी, 6 n में 5 में एक जुड़ा है n+1 होगी, और 7 में n+2 हो गया, ठीक है। तो 5 में 2 जुड़ा तो कितना हुआ 7। इस तरह की इक्वेशन बनाती हो कोई इक्वेशन, तो उसके लिए एक फार्मूला है
कोई भी, चाहे 4 बार आए, चाहे 5 बार, 6 बार, कितनी बार आई ये संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 या 4 आए, 1/4 आपको इंटू में लेना ही है। एन की वैल्यू मैंने आपको बता दी, जो पहली संख्या जैसे 5 है पर ये एन की वैल्यू होगी। n+1 जो सेकंड संख्या होगी वो n+1 होगी। जो थर्ड संख्या है जो 7 है जैसे n+2 होगी। और n+3 दे नहीं रखी भाई, n+3 बनानी पड़ती है। तो 7 है जो उसमें जैसे लास्ट वाली संख्या n+2 है जो इसमें ऐड कर लेना एक, तो n+3 बन जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। देखो भाई, इक्वेशन दे रखी है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/5 × 6 × 7 प्लस 1/7 × 8 × 9 प्लस 1/9 × 10 × 11। ये इक्वेशन दे रखी है। n की वैल्यू इसमें 9 है, n+1 10 है, मैंने बता रखा है सब कुछ। n+2 11 है, n+3 क्या होगा, 11 के अंदर एक ऐड हो जाएगा, n+2 के अंदर ऐड कर देंगे तो n+3 हो जाएगा ना, तो 11 के अंदर ऐड हो जाएगा 12। चारों चीज़ बता दी, चारों चीज़ फार्मूले में यूज होंगी। 1/4 आपको लेके चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इक्वेशन ये होगी 1/4 ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर इंटू होता है, ब्रैकेट नहीं होता, कोई निशान नहीं होगा तो इंटू होगा। 9 पहली संख्या n इंटू n+3 12 बाई में n+1 10 और इंटू n+2 11। ये होगी, यहाँ क्या करोगे, इंटू है 4 एकम 4, 4 3 12। अब नीचे कोई कट रही आपस में नहीं, तो 9 की 3 की गुना कितनी होगी 27 और 10 की 11 की 110। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा भाई। इसी तरह क्वेश्चन आपको करने हैं, इनसे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आप पूछ लेना। आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया भाई। इसमें बहुत सारी टाइप और भी हैं, जैसे n×n+1/2, इस तरह क्वेश्चन ये आते हैं नंबर सिस्टम में। लेकिन ये एवरेज जो औसत वाला चैप्टर करेंगे उसके अंदर भी आएंगे, तो मैं दोनों को एक साथ कराऊंगा भाई, ताकि उसे आसानी से समझ सकें और इसे आसानी से वहाँ पर आप डायरेक्ट समझ जाओगे। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है, कौन सी संख्याएं हैं, नंबर सिस्टम मैंने पहले करवा दी है, टाइप पहले वाली देख लेना, उसमें मैंने करवा रखी है। और जो पूल इक्वेशन है वो मैं आपको एवरेज वाले चैप्टर में इसको कराऊंगा। दूसरा रहता है भाई a² प्लस b² c², इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वे हम करेंगे बीजगणित के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 टाइप यही बनेंगी और मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी, उनको बहुत डिटेल में करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके बाद आता है भाई कोई संख्या जैसे x⁻n - a⁻n, ये x - a से भाग होगा नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये हम करेंगे भाई सरलीकरण के अंदर। तो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट तरीके से कराए जाएंगे, किसी तरह कोई क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी भी वीडियो को, किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है भाई 98 170 90 620। ठीक है, 90 620। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना था आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।